नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। आज हम जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की एचसीएस की मैंने जो सीरीज चलाई है उसमें ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जिसमें साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अब हमने जो ये सीरीज जो चलाई है ये मैंने इसलिए बुक से कर रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको अल्टीमेटली लास्ट में करनी बुक ही है। आप कहीं से देखोगे, स्लाइड देखोगे, कुछ देखोगे, उसमें 2-2 घंटे का आपका टाइम खराब कर देंगे, करवाएंगे 4 लाइन। कोई भी टीचर कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ चीजें छोड़ ही देता है और उस छोड़े हुए काम में आपका नुकसान हो जाता है। फिर आप सोचोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये तो मैंने किया ही नहीं था, किसी के नोट्स कर लिए, किसी का कुछ कर लिया। तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको बुक से। जिसको भी मेरे साथ बुक से करनी है, कृपया वो करता रहे। ये हमारी थर्ड हमारा चैप्टर है। अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं, अब देखो यहाँ पे कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में, यहां से देखो यहाँ से, सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वां, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 97वां, 101वां और अभी 106वां संविधान संशोधन भी किया जा चुका है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के रूप में 33% आरक्षण महिलाओं को संसद में दिया गया है, लोकसभा में दिया गया है और विधानसभा में भी देने की बात है उसमें। अब करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे के को बदलने की अनुमति नहीं देता है। क्या कहा कि 1973 में जो केशवानंद भारती जो केस था उसमें यह बात कही गई थी कि संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं कि संविधान की विशेषताएं। देखो, विशेषताओं में अगर देखें तो सबसे पहले आता है सबसे लंबा लिखित संविधान, कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें हम अगर 1949 में देखें तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी देखें कि जैसे अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है, सबसे लिखित संविधान जो सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। और भारत का जो संविधान है ये मैंने आपको बता ही दिया कि इतने इतने इसमें थे। इसमें एक प्रस्तावना, अब 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 में हुए संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया। इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग और 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जोड़ दिया गया। यह कहता है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब आ जाओ, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण थे। अब देखो कि मान लो ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान को का इतना बड़ा स्वरूप क्यों बना या इतना बड़ा बनाने का क्या कारण था। तो इसमें 4 कारण इसमें दिए गए हैं। भौगोलिक कारण, ये कहता है कि भारत का विस्तार और विविधता, की एक तो भौगोलिक कारण था कि इतना बड़ा विस्तार है भारत का, इतना बड़ी विविधताएं हैं भारत में। अगर हम कुछ भी लिखित नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं पाएगा, इसलिए हर एक बात का ध्यान रखते हुए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है। ऐतिहासिक कारण, उदाहरण के लिए के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के एकल संविधान और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ का प्रभुत्व, इस वजह से हमारा इतना बड़ा संविधान बना है। दूसरा कहता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित, कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया गया है। कुछ हमने अलग अलग देशों से अलग अलग, जैसे 1935 से लिया है, 1919 से भी लिया है। ठीक है, तो भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये किसने कहा था? ये बात कही थी डॉक्टर अंबेडकर जी ने। अब ये बात अगर पूछ ले कि ये भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, तो ये बात की गई थी डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा।
संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से, मैक्सिमम जो लिया गया है हमारे संविधान का पार्ट, वो किससे लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम देखें कि भारत का जो दार्शनिक भाग है, यानी कि मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से, और नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कई बार वो मिलान में पूछ लेता है, ये दे देगा कि कहां से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये दे देगा। तो 3-4 चीजें वो दे देगा, उधर देश के नाम दे देगा, तो आप मिलान कर सकते हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो राजनीतिक जो भाग है या सरकार का कामकाज जो है, कार्यपालिका और विधायिका के साथ जो आपस में संबंध है, ये पार्ट कहां से लिया है? ये पार्ट लिया है ब्रिटेन के संविधान से। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी कि रशिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिया गया है। अब आगे चलते हैं। मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो हिस्सा है वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आगे आ जाओ। नियमता एवं अनियमितता यानी कि लचीलापन और कठोर संविधान के बारे में ये बताता है। तो भारत के संविधान में लचीलापन भी है। उदाहरण के लिए अमेरिका देखिए क्या कहता है कि संविधान को नियमता अनियमितता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कठोर या अनियमित संविधानों से, अनियमित मतलब ये कठोर संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान 2 तरह का ही है, अनियमित और नम्य, कठोर भी है और नरम भी है, सॉफ्ट भी है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान जिसमें परिवर्तन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लचीला नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की हो। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन में कुछ भी चीज चेंज की जा सकती है, लेकिन अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। हमारे संविधान में दोनों भाग हैं। इसमें आप 368 के तहत कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ में जिसमें राज्यों का भी पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, या कोई राज्यों से संबंधित कोई चीजें हैं जिसमें राज्यों का भी उसमें पार्ट है, तो उसमें 368 के तहत विशेष बहुमत के साथ राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत भी आवश्यक होता है। तो अब आगे देखते हैं कुछ उपबंधों में। देखो ये जो 368 के तहत 2 प्रावधान हैं। देखो कुछ विशेष उपबंध को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। मैंने यह आपको दोनों बात पहले ही बता दी है। अब आ जाओ एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान। अब इस बात को समझो कि एकात्मकता क्या होती है, संघीय क्या होती है। संघीय में अगर हम देखें तो फेडरल जो चीज है, जो संघीय जो है, उस संघीय चीज में हम क्या करते हैं कि बंटवारा करते हैं, पावर का सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं, कि आपस में चीजें बंटवारे के साथ राज्य और केंद्र एक दूसरे अपने अपना कार्य करते रहे। लेकिन एकात्मकता की शक्ति दी गई है। कई जगह पे प्रीफरेंस किसको दी गई है? केंद्र सरकार को प्रीफरेंस दी गई है। इसमें ये दोनों बातें बताई गई हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मकता व्यवस्था भी दी गई है, जिसमें कुछ इमरजेंसी के प्रावधान आ जाते हैं, जिसमें अविशिष्ट शक्तियों का होना हो जाता है कि अविशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को दी गई हैं, और इमरजेंसी की जो चीजें हैं वो भी केंद्र सरकार को दी गई हैं। देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, ये भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। ये किस चीज के वो हैं? ये लक्षण है संघ के। ठीक है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सी विशेषताएं संघीय विशेषताएं नहीं है। तो इसमें संघ देखो, संघीय विशेषताएं, लिखित संविधान होगा तो सरकार लिखित के रूप में कार्य करेगी। संविधान की सर्वोच्चता है तो केंद्र सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकेगी। संविधान की कठोरता है, यानी कि कठोरता इसमें इस ये जो वर्ड है इसके ऊपर आप कई बार मार खा जाते हैं।
ये कहता है कि देखो ध्यान से देखो संविधान की कठोरता, इस कठोरता को आप ये सोचते हो कि यार कठोरता शब्द दिया है तो ये एकात्मकता की ओर होगा। नहीं, अगर संविधान कठोर है ना और वो लिखा गया है तो वो संघीय व्यवस्था की तरफ है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती। और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो वो केंद्र सरकार के दबाव में कार्य नहीं करेगी। और द्विसदनीयता आदि, अगर दो सदन है इस वजह से भी। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये किसकी हैं? संघीय विशेषताएं हैं। अब आगे चलते हैं। अब यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एकात्मकता देखो, एक सशक्त केंद्र सरकार दी गई है, एक संविधान दिया गया है, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन यानी कि देखो कठोर संविधान किस में आएगा? संघीय व्यवस्था में। लेकिन लचीलापन अगर संविधान का है तो ये एकात्मकता में आएगा, क्योंकि इसका फायदा किसको मिलता है? इसका फायदा मिलता है केंद्र सरकार को संघीय व्यवस्था में। तो एकीकृत न्यायपालिका का जो ऊपर से एकीकृत मतलब स्वतंत्र का मतलब ये कि केंद्र सरकार से या सरकार के से अलग है और इनमें पावर ऑफ सेपरेशन है। ये तो हो गया क्या? ये हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये है कि सेंटर में ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर ये जो चीजें हैं ये एकीकृत है। ऊपर सबके ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है, तो ये है एकीकृत। तो एकीकृत न्यायपालिका किसके अंदर आएगी? ये आएगी एकात्मकता व्यवस्था के, इंटीग्रेटेड व्यवस्था के अंदर आएगी। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन इमरजेंसी की पावर, ये मैंने आपको इमरजेंसी का पहले ही बताया था। ये सब जो प्रावधान है ये किसके तरफ आएंगे? ये एकात्मकता की और इंटीग्रेटेड की तरफ आएंगे। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, फेडरल शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। आप इस बात का ध्यान रखना कि संघीय व्यवस्था, फेडरल जो सिस्टम है उसका भारतीय संविधान में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। जो भारतीय जो संघ है वो राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब इस बात का जो मीनिंग निकलता है कि भारत आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि राज्यों का संघ, भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का जो संघ है ये राज्यों के बीच आपस में समझौते के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि अमेरिका संविधान में कहा गया है कि अमेरिका में राज्यों के आपस में समझौते के द्वारा संघ बनाया गया है, लेकिन भारत में किसी समझौते के द्वारा संघ का निर्माण नहीं किया गया है। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। इसी वजह से भारतीय संविधान की निम्नलिखित नाम दिए गए हैं कि एकात्मकता की भाव में संघ, अर्ध संघ, केसीवियर जो इसको अर्ध संघ कहते हैं, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स कहते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म इसलिए कहते हैं कि इसमें समझौतावादी जो संघ है, सौदेबाजी का संघ कहते हैं मॉरिस जोन्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। यह आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सहयोगी जो फेडरल जो संघीय व्यवस्था है ये कौन कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहते हैं फेडरलिज्म कोऑपरेटिव। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म कौन कहते हैं? मॉरिस जोन्स। जोन्स क्या कहते हैं कि बार्गेनिंग, ये ऐसे याद रख लेना कि बार्गेन कौन करता है? जोन्स करता है। जोन्स क्या करता है? बार्गेनिंग। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन करता है? कोऑपरेशन कौन करता है? ऑस्टिन करता है कोऑपरेशन। इस तरह से इस बात को आप याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सरकार का संसदीय रूप। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है अध्यक्षात्मक, जो कि अमेरिका में, जिसमें कि राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार और देश का प्रमुख होता है। और दूसरी होती है संसदीय व्यवस्था, जैसी व्यवस्था अपने यहाँ अपनाई गई है, जिसमें
जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का, और जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? ये आधारित है विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय के आधार पर। जबकि जो अध्यक्षीय प्रणाली जो है दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। जो संसदीय व्यवस्था है ये तो देखो विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय पे आधारित है, जबकि जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसमें जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है उसके बीच में क्या है? पावर ऑफ सेपरेशन है। अब आगे चलते हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। जो संसदीय व्यवस्था जो है, अपनी जो व्यवस्था है वेस्टमिंस्टर जो रूप है उसके रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि वेस्टमिंस्टर रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से किसे जाना जाता है? संसदीय प्रणाली सरकार को जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देखो क्या क्या है। वास्तविक एवं नामात्र के कार्यपालक की उपस्थिति। तो वास्तविक जो नामात्र का कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं। और जो वास्तविक जो कार्यपालक है वो है प्रधानमंत्री। नामात्र के कौन है? राष्ट्रपति, और वास्तविक है प्रधानमंत्री। बहुमत वाले दल की सत्ता। जो बहुमत जिसको प्राप्त होता है उसी दल को सरकार बनाने का राष्ट्रपति के द्वारा न्योता दिया जाता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। जो कार्यपालिका है किसके प्रति जवाबदेह होती है? वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। जो विधायिका है उसमें मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन होता है, लोकसभा अथवा विधानसभा। जो ऊपरी सदन है, जो राज्यसभा जो है उसको ऊपरी सदन बोलते हैं, उसका कभी विघटन नहीं होता है। ये आगे बात हम आपको संसद वाले जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में हम कंप्लीट इस बात को बताएंगे। अभी यहाँ आप ये देख लो कि नीचे वाला जो सदन है, जो लोकसभा है या विधानसभा है, इसका विघटन होता है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। भारतीय जो प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश की संसद के बारे में एक कहावत है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, लेकिन भारत की संसद के पास इतनी पावर नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। जो भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रधान मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो निर्वाचित किया जाता है, गणतंत्र है। जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ब्रिटेन की महारानी वहां की जो प्रमुख है वो रहती है। ताज के नाम पे वहां पे कार्य किया जाता है। अब आगे आ जाओ। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जो संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है उसमें समन्वय क्या है कि उनमें चेक एंड बैलेंस, उसमें पावर ऑफ सेपरेशन। भारत में क्या किया गया है कि तीनों व्यवस्थाएं जो हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि यहां देखो कि सरकार, अगर हम देखें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अमेरिका का जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें तीनों में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन भारत में क्या है? ये दोनों, इन दोनों का समन्वय है और इनमें आपस में सेपरेशन ऑफ पावर है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया। कि हमने संसद संप्रभु है, ये बात कहां से ली है? ये व्यवस्था ली है किससे? ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन के संविधान से। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। शक्ति इसमें अभी और देखो कि जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली
ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, जो न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। वीवीआईपी क्वेश्चन है ये पूछ लेता है कि इसमें क्या है कि अमेरिकी संविधान, अमेरिका की न्यायपालिका और भारत की न्यायपालिका में किस तरह का क्या अंतर है कि वहां की जो न्यायपालिका है विधि की नियत प्रक्रिया को अपनाती है, जिसमें वो किसी भी कानून की व्याख्या करती है, उसके बारे में बताती है। लेकिन भारतीय जो न्यायपालिका है विधि द्वारा स्थापित, जो विधि ने प्रक्रिया स्थापित कर रखी उसी के द्वारा कार्य करती है। इसलिए पावर अगर पूछ ले तो भारत की न्यायपालिका के पास अमेरिका की न्यायपालिका से कम शक्ति है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी कि भारत ने ना तो इनकी जो ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें पूरा संप्रभुता का सिद्धांत वो लिया, ना ही न्यायपालिका में वहां की न्यायपालिका पूर्ण रूप से जो किसी भी कानून को व्याख्या करती है उस चीज को लिया। हमने उस चीज में क्या किया है, समन्वय बनाया है। आगे आ जाओ। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारी जो न्यायपालिका है उसमें हमने देखा कि उसका स्वरूप कैसा है। एक तो एकीकृत है कि ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे सेशन कोर्ट, ये हमारे कोर्ट का सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका है। और स्वतंत्र इसलिए है कि विधायिका से ये स्वतंत्र है, चेक एंड बैलेंस की पावर दी गई है कि विधायिका और कार्यपालिका इसके काम में दखल नहीं करेगी, ये उनके कार्य में दखल नहीं करेंगे। इस तरह की ये इसको क्या किया गया है, स्वतंत्र बनाया गया। और स्वतंत्र बनाने के लिए देखो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि कार्यपालिका की सुरक्षा, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है उसको न्यायाधीशों को आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत के कामकाज पर रोक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, कि क्या कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कार्य कर सकता है? तो नहीं कर सकता। ये किसके लिए, देखो जो न्यायाधीश हाई कोर्ट का है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट वाला फिर नहीं कर सकता है। ये अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। जहां हम न्यायपालिका की व्यवस्था में आएंगे वहां पे इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रख लेना। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि, ये सभी पावर दी गई है। अब आते हैं मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार है? अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और मूल रूप से कितने थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसको की निरस्त करने के बाद इसको 300A में वर्णित किया गया है, लेकिन अभी मौलिक अधिकार वो नहीं है। अब देखो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 दिया गया है। अब आगे आओ। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। अब देखो क्या कहा गया है इसमें। देखो ये मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था ये हमने कहाँ से ली है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम रिट दायर कर सकते हैं। हम आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये अपरिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था किसका, जो उन्होंने
बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा दिया था उसके अनुरूप आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कई बार यह आ जाता है कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, ये आपसे लाइन पूछ लेगा, तो आपको बताना है कि हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसमें मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। इसके अलावा ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं ये इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के समय इन्हें स्थगित किया जा सकता है। 20-21 को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम तीन तरह के तत्व लेते हैं, तीन तरह के तत्वों को लेते हैं, जिसमें गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी जो हमने बंटवारे किए हैं। इसमें कोई भी संविधान की में कोई बंटवारा नहीं किया गया है, हम अपनी सुविधा के अनुसार इनको बांट लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देखो, इस नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये पूछ लेता है कि इनमें कभी नीति निर्देशक तत्वों की प्रायोरिटी की बात आएगी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किसको प्रायोरिटी दी जाए। अब मौलिक अधिकार जो है वो आपको गारंटी देते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है ये निर्देश के रूप में सरकार के लिए कि वो वेलफेयर का कार्य करे। लेकिन अब इनमें क्या है, कई बार क्लैश हो गया, तो क्लैश होने की वजह से इसमें कुछ केस है। तो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है कि इनमें आपस में संतुलन होना चाहिए। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य के उस पे। तो मूल जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 2000 कितने मूल जो मौलिक कर्तव्य थे ये मूल रूप से कितने थे, ये 10 थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो शिक्षा का अधिकार है उसको 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो मूल कर्तव्य हैं ये भाग 4A में और 51 में जोड़े गए हैं। एक अब आते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। जो भारतीय जो संविधान है उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप है कि भारत का जो की सरकार जो है, भारतीय जो विधायिका है, कार्यपालिका जो है वो किसमें, धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अब ये वाले पॉइंट इस पे आ जाओ। तीसरे देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये बात किसमें है, आर्टिकल 14 में। ये भी क्या करता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को धर्म के आधार पर अलग नहीं मानता है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में क्या है कि आपको समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में, 26 में, 27 में और 28 में, 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति 29 और 30 जो हैं इसके विषय में है कि अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए अधिकार जो दिए गए हैं उसके बारे में ये बताता है। सभी राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का जो विचार है ये क्या है, आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अब आगे, इसलिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो पहलू है वो क्या है, सकारात्मक रूप से लागू किया गया है। अब आ जाओ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि पहले 1989 से पहले 21 वर्ष तक की आयु के जो जितने भी नागरिक थे उनको वोट देने का अधिकार था। परंतु 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं वो वोट देने के अधिकार के रूप में आते हैं और वो वोट दे सकते हैं। ये
क्वेश्चन का बहुत बार आ जाता है, बहुत ही बार आया है ये तो, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, वो कर दी गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अब आते हैं एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका के संविधान में अगर हम देखें कि अमेरिका के संविधान में दो तरह की नागरिकताएं हैं, कि एक तो खुद के राज्य की, एक देश की। लेकिन जो भारतीय जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि आप सिर्फ एक ही नागरिक हैं, एक तरह के नागरिक हैं, वो है भारतीय नागरिक। पहले जम्मू कश्मीर के लिए ये अलग से प्रावधान था, लेकिन 370 हटने के बाद अब पूरे देश में एक एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब आता है कि स्वतंत्र निकाय। अब स्वतंत्र निकाय में देखो कि भारतीय संविधान ने न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार तथा न्यायिक अंग की उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था करता है। इसे भारत संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। जैसे देखो, संसद एवं राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग का गठन करता है। ठीक है, फिर महालेखा कैग की स्थापना की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इस तरह से ये जो जितने भी हमने संवैधानिक जो भी संस्थाएं बनाई है, ये स्वतंत्र निकाय बनाए गए हैं। फिर आता है कि आपातकाल प्रावधान, इमरजेंसी का, इसका एक अलग से चैप्टर भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पे बताया गया कि इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था कि युद्ध, जो सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था, इसमें था आंतरिक अशांति। अशांति की जगह अब क्या कर दिया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन 376 के तहत लगाया जाता है, और इसमें वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा लगाया गया है। लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी हमारे देश में आजादी के बाद वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। जब भी आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र सरकार है वो उस देश में या उस राज्य में शासन करती है। त्रिस्तरीय सरकार, जो भारतीय जो व्यवस्था है, ये 1992 के में जो 73वां 74वां संविधान संशोधन करके 3 स्तरीय व्यवस्था कर दी गई थी। इसमें भाग 9 में अनुसूची क्या है 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचायती राज और जो नगर पालिका की जो व्यवस्था है वो की गई थी। फिर आता है सहकारी समितियां। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान किसके तहत जो सहकारी समितियां हैं उनमें वो शामिल की गई थी। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया गया था। और ये कौन से आर्टिकल के तहत इन्हें सहकारी समिति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो मौलिक अधिकार के रूप में सहकारी समितियां किस अनुच्छेद के अंदर तहत ही आएंगी? तो ये आर्टिकल 19 के तहत आएंगी। इसमें एक नया राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए। देखो इसमें 43 है, तो इसको इंग्लिश में मैं आपको देख के बताऊंगा कि ठे का कौन सा वो है ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि देखो सहकारी समितियों को इसमें मौलिक अधिकार में भी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया है। इसमें संविधान में एक नया भाग, कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9B जोड़ा गया था। 243Z से ZD तक सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जोड़ा गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। अब संविधान की आलोचना। अब संविधान की आलोचना को अगर हम देखें तो संविधान की आलोचना बहुत से लोगों ने की है, जिसमें किसी ने इसको उधार का थैला कहा है। उधार का थैला इसलिए कहा है कि बोलते हैं कि किसी देश से हमने कुछ ले लिया है, इसलिए वजह से ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये तो उधार का थैला है। अच्छा, किसी ने कहा कि ये 1935 के अधिनियम की क्या है? कार्बन कॉपी है।
ठीक है। तो श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। किसने कही ये बात? एन श्रीनिवासन ने कही। पी आर देशमुख संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्य सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। कि ये बात किसने कही थी? पी आर देशमुख ने। अब इसमें देखो, गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, जो हनुमंतैया थे, उन्होंने टिप्पणी की थी, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड का गीत सुन रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वो है। हनुमंतैया जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि हम वीणा या, इनका मतलब ये था, वीणा और सितार कहने का मतलब कि हम देसी जो संविधान है वो चाहते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या है, ब्रिटेन की या दूसरे जो इंग्लिश जो संविधान थे या पश्चिमी जो संविधान थे उनकी नकल करके हमने हमारा संविधान बना लिया है। अब आगे चलो। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा जो हैं, एक अन्य संविधान सभा सदस्य थे, इन्होंने क्या कहा? संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। ये बात किसने कही? ये बात कही लोकनाथ मिश्रा ने। लक्ष्मी नारायण साहू ने क्या कहा? एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलतः आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती है। गांधीवादी से दूर। हनुमंतैया ने कहा, यह संविधान या वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता कि ये बात किसने कही? तो हनुमंतैया जो थे, उन्होंने ये बात कही कि ये वो संविधान है जिसको गांधी कभी नहीं चाहते थे। नए संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे। इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा भारत साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। तो ये जो थी, हम देखेंगे इसके बारे में क्या है, इसकी आलोचनाएं की गई है। जगनीश जो है, इन्होंने क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, कि जो वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने कहा? आइवर जगनीश ने। अब इसमें देखो नीचे, इसमें ये बताए गए कि 22 भाग हैं, आप इनको याद रखना है। कुछ कुछ एक बार इसमें नजर ले लेना कि कौन कौन से भाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। सभी भाग हम आराम आराम से डिस्कस करते जाएंगे। और इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये एक नजर इन आर्टिकल्स के ऊपर आप डाल लेंगे। अगले चैप्टर तक आप शायद इनको एक बार रीड कर लोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है अनुसूची। अनुसूची इसमें आपको करनी ही करनी है कि पहली अनुसूची किसके बारे में बताई गई है? राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है कि भत्ते विशेषाधिकार आते हैं। जो उपलब्ध जो भत्ते वगैरह हैं, विशेषाधिकार हैं, किस उसमें अनुसूची में आएंगे? तो वो आएंगे दूसरी अनुसूची में। अनुसूची आप घोट के पी जाओ भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब आते हैं तीसरी जो अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? इसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि मंत्रियों की शपथ है, किस किस की शपथ है, ये देखो तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस में बताया गया है? चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। और छठी अनुसूची में बताया गया है किसके बारे में? एटीएमएम के बारे में। अरुणाचल क्या है? ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में तो बताया गया है छठी अनुसूची में। और इनको छोड़कर और जितना प्रशासन है इसके बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है कि हमने जो इनमें क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के उसमें विषयों का बंटवारा किया गया है। किसमें? सातवीं में। आठवीं अनुसूची में हम भाषा को लेते हैं, 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि किसको देखो, इसमें ये वाली देखो, पढ़ो
कि असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अब आगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखनी है, भाषा से संबंधित पूछेगा कि कौन सी भाषा। अब इनमें से देता कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब ये पूछ लेगा कि कौन सी भाषा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी नहीं गई थी, उसमें कोई चेंज कर देगा। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KMN याद रख लेना। KMN 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। इसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 जो भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। ये तो 3 चीजें हैं, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। KMN भाषा को क्या है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। और 4 भाषाएं जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया था। अब 9वीं अनुसूची जो थी वो भू सुधारों से संबंधित थी, 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई भी संविधान का संशोधन करते हैं और इसमें डाल देते हैं तो न्यायपालिका उसमें कोई भी व्याख्या नहीं करेगी, उसको नहीं हटा सकती है। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि ये भी एक संविधान का पार्ट है, इसलिए न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है। अब 10वीं अनुसूची क्या है? ये 10वीं अनुसूची आई है दल बदल से संबंधित। विधानसभा में जो भी या संसद में जो भी सदस्य एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, जिससे कि सरकारें बनती और बिगड़ती थी, उससे संबंधित ये अनुसूची बनाई गई थी। इससे संबंधित जो आता है 52वां संविधान संशोधन 1985 जोड़ा गया था, उसके द्वारा दल विरोधी कानून बनाया गया था। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय है 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में संबंधित है और इसमें 18 विषय शामिल हैं। अब जो आता है और इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज है, एक और टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है, ये देखो कि संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, देखो राज्यपाल है ना, 2-3 चीजों में आएगा। राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासकीय वितरण, ये सब हमने किससे लिए हैं? 1935 से लिए गए हैं। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने कि संसदीय व्यवस्था, देखो सबसे ज्यादा पूछता है संसदीय व्यवस्था। एकल नागरिकता, ये भी पूछता है भाई, एकल नागरिकता कहाँ से ली है। और द्विसदनवाद, ये कहाँ से लिए हैं? ये हमने सब लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से देखो बहुत सारी चीजें ली हैं। मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, और क्या लिया है हमने? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया है। उच्चतम, और क्या लिया है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का कहां से लिया गया है? ये लिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति को किस तरह से निर्वाचित किया जाएगा, ये अगर पूछ ले तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, कि किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कनाडा के संविधान से क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से ली गई है। अविशेष शक्तियां, कि अविशेष शक्तियां किसमें निहित होंगी? ये केंद्र सरकार में निहित होंगी। ये भी हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, कौन करेगा?
केंद्र सरकार करेगी। ये व्यवस्था कहाँ से ली है? ये भी हमने कनाडा से ली है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय क्षेत्र का निर्णय है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें हमने समवर्ती सूची जो राज्य और केंद्र जो है, जिसमें विषय कुछ शामिल, एक समान विषय जो शामिल हैं, वो समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। कई बार ये भी पूछ लेगा कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी जितने भी अभी ये आपके शब्द जो आ रहे हैं, जो अगर कोई नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो इनको बस थोड़ा याद कर ले। आगे हर चीज का आप ये चैप्टर जो आएंगे इनमें विस्तृत वर्णन आता जाएगा। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे क्या है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जो आपातकाल में मूल अधिकार जो हैं वो स्थगित कर दिए थे, हमने देखा था कि 20-21 को छोड़कर अन्य सभी स्थगित हो जाते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी का वाइमर सिद्धांत से। सोवियत संघ का संविधान जो है उससे क्या लिया? हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वो कहाँ से लिया है? ये लिया है सोवियत संघ से। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, और प्रस्ताव ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, किस तरह से संशोधन किया जाएगा, ये हमने किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और जापान के संविधान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये टेबल और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने जितने भी अभी टॉपिक किए थे सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। एक बार आप बुक लेके मेरे से पढ़ें और उसके बाद एक बार खुद से रिवीजन करें। उसके बाद आप अगर प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से आए किसी भी क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका धन्यवाद।